डियर स्टूडेंट, आज मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज हम बात करेंगे पिछले जो हमारे वीडियो लेक्चर्स थे कंटेंट के, उनमें बीएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड के फर्स्ट पेपर के अंदर हमने प्लांट एनाटॉमी के अंदर प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं उन पर चर्चा की। प्लांट टिश्यूज के बाद हमने लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज क्या होता है और वो कितने प्रकार का है। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद उसी के कंटिन्यूअस में जो प्लांट टिश्यूज की जो दूसरी टाइप है वो है परमानेंट टिश्यू, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्थायी ऊतक। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी में भी इसको देखते रहें। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी, उनमें से परमानेंट टिश्यू वो ऊतक होते हैं जो ऐसी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं जिन कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता या तो समाप्त हो गई है या जिनमें विभाजन अब रुक गया है, यानी वो जो लगातार विभाजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हो रहा था वो विभाजन बंद हो गया है। तो ऐसे टिश्यूज परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। और परमानेंट टिश्यू भी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था, उस क्लासिफिकेशन के अंदर परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के देखे थे। एक है सिंपल टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल ऊतक, और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको हिंदी में कहा जाता है जटिल ऊतक। और सिंपल टिश्यू क्या होता है? सिंपल टिश्यू ऐसा स्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है। अर्थात जब कोई ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और एक ही कार्य करता है, तो उस ऊतक को कहा जाता है सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक। और ऐसा स्थायी ऊतक जिसकी कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती हैं लेकिन कार्य वो एक ही, सारी कोशिकाएं मिलकर कार्य वो एक ही करती हैं, उस ऊतक को कहा जाता है जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सिंपल टिश्यू क्या के अंदर कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल टिश्यू के अंदर हम जो क्लासिफिकेशन किया था उसके अंदर हमने देखा था कि सिंपल टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पैरेन्काइमा, जिसको हिंदी में कहा जाता है मृदु ऊतक। दूसरा है कोलेनकाइमा, जिसको हिंदी में कहा जाता है दृढ़ ऊतक। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हिंदी में कहा जाता है दृढ़ ऊतक। तो सिंपल ऊतक पादपों के अंदर जो साधारण ऊतक है वो तीन प्रकार का है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा लेंगे आज हम। जो आज का जो टॉपिक है वो है पैरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पैरेन्काइमा क्या होता है। पैरेन्काइमा हिंदी में इसको कहा जाता है मृदु ऊतक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मृदु ऊतक। पैरेन्काइमा का जो नाम है वो सबसे पहले नियमैन ग्रू, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाओं के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं या कैरेक्टर्स होते हैं। यानी इस टिश्यू के कैरेक्टर्स हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। नंबर एक, इस ऊतक की कोशिकाएं लिविंग होती, जीवित होती है। यानी पैरेन्काइमा जो टिश्यू है सरल ऊतक में, उस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं। दूसरा, इन कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है वो बड़े आकार का होता है, लार्ज, बड़े आकार का केंद्रक होता है। किसके अंदर? पैरेन्काइमा के। दूसरी बात, पैरेन्काइमा की जो ऊतक है उसकी कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है, तो यहां लिखेंगे सेल वॉल। कोशिका भित्ति होती है वो थिन होती है, पतली कोशिका। अर्थात ये जो ऊतक है वो पतली कोशिका भित्तियों से मिलकर बना हुआ होता है और इसी से पतली कोशिका भित्ति होने के कारण ही यह ऊतक कैसा होता है? मृदु ऊतक होता है, सॉफ्ट ऊतक होता है। अगर मोटी भित्ति होंगी तो यही ऊतक दृढ़ ऊतक या स्थूलकोण ऊतक में बदल जाएगा। दूसरा, कोशिका भित्ति पतली होने के साथ साथ किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। और सेलुलोज के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर? हेमीसेलुलोज।
कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है कोशिका भित्ति किसकी, मृदु ऊतक की। लिविंग होती है, बड़े आकार का न्यूक्लियस होता है किनके अंदर, इन कोशिकाओं के। तीसरी बात, इन कोशिकाओं के अंदर वैक्यूल्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती है। हमने पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स में देखा था कि वहां पर जो टिश्यू की जो कोशिकाएं थी उनके अंदर रेक्टिकाएं नहीं थी, यहां पर रेक्टिकाएं होती हैं। ये छोटी भी हो सकती हैं और बड़े आकार की भी हो सकती है। इसके बाद इस टिश्यू की कोशिकाओं के अंदर और क्या विशेषता होती है, इस टिश्यू के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ओवल शेप की, सिलेंड्रिकल शेप की, आइसोडायमेट्रिक, स्टार शेप की, यानी जो कोशिकाओं की आकार है वो अंडाकार हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है, समव्यासी हो सकती है, या तारे जैसी कोशिकाएं हो सकती हैं। कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय जो अवकाश होते हैं वो यहां पर उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ इन मृदुतक कोशिकाओं के लक्षण हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि मृदुतक क्या होता है। मृदुतक वह टिश्यू है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, केंद्रक बड़े आकार का होता है और कोशिका भित्ति पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट, वितरण, कि यह जो मृदु ऊतक होता है, पैरेन्काइमा होता है, पादप के अंदर कौन कौन सी जगह पर पाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक का वितरण कहां पर, पादप के अंदर वो कौन कौन से भाग हैं जहां पर पैरेन्काइमा पाया जाता है। पैरेन्काइमा को दूसरी भाषा में पादपों के अंदर यूनिवर्सल टिश्यू कहा जाता है, सार्वत्रिक ऊतक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ऊतक पादपों के हर अंग के अंदर पाया जाता है। जैसे पादपों के अंदर ये रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, यानी पादप के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों के अंदर पैरेन्काइमा मृदुतक पाया जाता है। अगर आप अंगों के अंदर जो एनाटॉमिकल बात करें तो पादपों के जैसे जड़ एवं तना, रूट एवं स्टेम है, रूट एवं स्टेम की हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पित्त, ये सब के सब किसके बने हुए होते हैं, मृदु ऊतक के होते हैं। इसी तरह से जो अगर आप लीफ की बात करें तो मोनोकोट और डाइकोट दोनों की लीव्स होती हैं। उन लीव्स की जो मेसोफिल टिश्यू है वह मेसोफिल टिश्यू भी किसका बना हुआ होता है, पैरेन्काइमा का। इसके अलावा रूट और स्टेम की अगर आप बात करें तो जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा के रूप में और फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा के रूप में भी मृदुतक या पैरेन्काइमा पाया जाता है। फ्रूट के अंदर जो भी सॉफ्ट टिश्यू है जो कि संचयी ऊतक है वहां पर वो सारा का सारा किसका बना हुआ होता है, पैरेन्काइमा। सीड की हम बात करें यानी बीजों के अंदर कहां पर होता है पैरेन्काइमा, बीजों की हम बात करें तो बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो पूरा का पूरा पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। एंडोस्पर्म, बीज के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। एंडोस्पर्म के अंदर एनुरियल लेयर है, पेरिस्पर्म है, ये सब के सब टिश्यू किसके बने हुए होते हैं, पैरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। इसलिए वितरण के हिसाब से पादपों के अंदर पैरेन्काइमा है वो यूनिवर्सल टिश्यू कहलाता है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक की उत्पत्ति। पादपों के अंदर जो पैरेन्काइमा है उसकी उत्पत्ति वो बनता कैसे, तो ओरिजिन,
ओरिजिन के अंदर हम बात करेंगे, ओरिजिन के अंदर जो पैरेन्काइमा है, मृदुत्वक है, वो सबसे पहले बनने वाला टिश्यू रहता है, प्राथमिक ऊतक। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाओं के अंदर विभाजन बंद हो जाता है और वो कोशिकाएं डिफरेंशिएट होती हैं, तो डिफरेंशिएट होकर सबसे पहले जो टिश्यू बनता है वो टिश्यू होता है पैरेन्काइमा। और फिर इस पैरेन्काइमा के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का डिपोजिशन होता है और फिर ये अलग अलग टिश्यूज में बदल जाता है। तो सबसे पहला जो टिश्यू बनता है वो प्राथमिक जो टिश्यू है वो है पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा के अंदर हम बात करें तो ये ग्राउंड मेरिस्टेम्स, पादपों के अंदर जो जड़ तना यानी रूट और स्टेम की जो कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, मेडुलरी रेज है, पिथ है, ये सब के सब किससे बनते हैं? ग्राउंड मेरिस्टेम के से बनते हैं। इसके अलावा जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो पैरेन्काइमा है, यह पैरेन्काइमा किससे बनता है? प्रोकैम्बियम से बनता है। ये किससे बनता है? प्रोकैम्बियम से बनता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी फ्लोएम है, वहां पर जो पैरेन्काइमा है वह पैरेन्काइमा वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है, वेस्कुलर कैम्बियम। इसके अलावा जो कोर कैम्बियम है या सेकेंडरी कोर्टेक्स है, वहां पर जो पैरेन्काइमा है वो कोर कैम्बियम से बनता है। तो पादपों के अंदर पैरेन्काइमा है वो अलग अलग जगह पर, यानी अलग अलग पादप के जो अंग है उनमें अलग अलग प्रकार की मेरिस्टेम से बनता है, लेकिन सभी के अंदर एक कॉमन बात है कि सबसे पहला जो टिश्यू बनता है मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से वो होता है पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, यानी मृदुतक है वो पादपों के अंदर कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, इन सब पैरेन्काइमा और ये जो आज बताया गया है, इस सब के जो पीडीएफ है वो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल दिया गया है, इसलिए आप यहां केवल समझ लीजिए। इसको हिंदी में कहा जाता है हरित ऊतक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हरित ऊतक। और इसका अगर आप डायग्राम देखें तो हरित ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वे सारी की सारी कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त होती है, यानी इन कोशिकाओं के अंदर अधिक मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इसलिए इस ऊतक को क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण और प्रकाश संश्लेषण करने के कारण इस ऊतक को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। ये न्यूक्लियस हो गए, ये न्यूक्लियस, और ये जो कोशिकाएं हैं ये है मेसोफिल सेल्स, यानी लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल्स हैं वो क्लोरेन्काइमा के। जो पादपों के डाइकोट और मोनोकोट की जो मेसोफिल सेल्स हैं वो मेसोफिल सेल्स किसकी बनी हुई होती हैं? क्लोरेन्काइमा की। इसके अलावा जो यंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर तना भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, उन पादपों के अंदर, तने के अंदर भी क्लोरेन्काइमा पाया जाता है। तथा कुछ जीरोफाइट्स प्लांट जिनके अंदर लीफ झड़ जाती है या हट जाती है, गिर जाती है और या कांटों में रूपांतरित हो जाती है, उन पादपों के अंदर तना प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वहां पर तने के अंदर भी क्लोरेन्काइमा पाया जाता है। और इस क्लोरेन्काइमा का
प्रमुख जो कार्य है वो एक ही है, यह जो टिश्यू है वो केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। नेक्स्ट जो दूसरी प्रकार का जो टिश्यू है पैरेन्काइमा के अंदर वो है एरेन्काइमा। हिंदी में इसको बोलेंगे वायुतक। और इस उत्तक की विशेषता क्या होती है? इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के बीच बीच में जो अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और इन अंतर कोशिकीय अवकाशों में गैस हवा भरी रहती है और हवा के कारण ये क्या है? इंटर सेलुलर स्पेस, यानी ये ऐसा मृदुतक है जिसकी कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश बड़े आकार का होता है और बड़े आकार के अंतर कोशिकीय अवकाश में हवा भरी रहती, गैस भरी रहती है। इसके कारण क्या होता है? एक तो गैस के एक्सचेंज में ये अंतर कोशिकीय अवकाश मदद करते हैं, साथ ही ये जो एरेन्काइमा है ये प्रमुख रूप से जलीय पादप जैसे हाइड्रेला है, हाइड्रेला के तने के अंदर या अन्य जो जलीय पादप है उनके अंदर ये प्रमुख रूप से पाया जाता है और हवा की मात्रा अधिक होने के कारण ये जलीय पादपों को उत्प्लावकता यानी बायोएंसी प्रदान करते हैं जिससे जलीय पादप पानी के अंदर डूबते नहीं है। इसके बाद जो तीसरा जो उत्तक है पैरेन्काइमा की जो तीसरी जो टाइप है वो है प्रोजेनकाइमा। तीसरी जो टाइप है वो है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ मृदुतक, यानी ये एक ऐसा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं गोल अंडाकार यानी आइसोडायमेट्रिक नहीं होकर क्या होती हैं? इलोंगेटेड आकार की, लंबी और किनारों पर नुकीली होती। इस तरह की शेप की कोशिकाएं होती हैं। इस तरह की शेप की जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं एक तरह का ये पैरेन्काइमा है, लेकिन ये कोशिकाएं इलोंगेटेड टाइप की होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दीर्घ मृदु उत्तक भी कहा जाता है। इस तरह से ये कोशिकाएं पादपों के अंदर सामान्य रूप से कहां पाई जाती हैं? तने और रूट यानी रूट और स्टेम की जो पेरिसाइकिल होती है उस पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोजेनकाइमा टाइप की होती है। सभी में नहीं होता, कुछ पादपों के अंदर इस तरह का प्रोजेनकाइमा पाया जाता है। इसके बाद चौथा जो टाइप है वो है स्टिलेट पैरेन्काइमा। स्टिलेट का मतलब है तारे जैसा। चौथा जो पैरेन्काइमा है वो है स्टिलेट पैरेन्काइमा, यानी ताराकृत मृदुतक, यानी तारे से मिलता हुआ मृदुतक। इस मृदुतक की विशेषता क्या होती है कि यह मृदुतक ऐसी कोशिकाओं से बना हुआ होता है जिन कोशिकाओं की जो शेप है यानी आकृति है वो आकृति तारे जैसी बनी होती है। देखते हैं कि तारे जैसी कैसी होगी। इस तरह से कोशिकाएं गोल अंडाकार नहीं होकर कैसी होंगी? तारे जैसी होंगी। ये एक कोशिका बन गई, ये कोशिका बनेगी। ये कोशिका कैसी है? तारे जैसी कोशिका है। अब इससे कोई दूसरी कोशिका जुड़ेगी तो कैसे जुड़ेगी? ये कोशिका हो जाएगी। ये एक कोशिका होगी। फिर यहां पर एक कोशिका इससे जुड़ती है तो ये एक कोशिका हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि 5 कोणीय ही हो, 6 कोणीय, 4 कोणीय, किस तरह किसी भी शेप की। तो इस तरह से कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं और
ये एक नेटवर्क बन जाता है जो कि सामान्य रूप से जलीय पादपों के अंदर पाया जाता है। जैसे टाइफा के अंदर इस तरह टाइफा की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर तारे जैसा मृदुतक पाया जाता है। ये भी इस सेब की मुख्य विशेषता क्या है कि इसके अंदर भी अंतरकोशिकीय जो अवकाश हैं वो बड़े आकार के हो जाते हैं, तथा ये दूसरी विशेषता क्या है कि एक नेटवर्क बना लेती हैं जिससे पादप के जो जलधारा के कारण जो पादप को हानि होती है उस हानि से ये बचाती है, क्योंकि ये उसको पादप को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। नेक्स्ट है इडियोब्लास्ट। पांचवी जो तरह की जो मृदुतक है टाइप के अंदर वो है इडियोब्लास्ट। पांचवा है मृदुतक वो है इडियोब्लास्ट। ये भी एक तरह का मृदुतक ही होता है, परंतु इस मृदुतक की विशेषता क्या होती है कि यह मृदुतक विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे टेनिन है, तेल है, वसीय पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल है, रेजिन है, उन वसीय पदार्थों का ये संग्रहण करते हैं। जैसे आप अगर बरगद के अंदर आप देखें तो उसकी लीफ के अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है। ये बरगद की लीफ की एपिडर्मिस हो गई और इसके अंदर ये जो क्रिस्टल जैसी संरचना बनेगी, ये जो संरचना है ये संरचना कहलाती है इडियोब्लास्ट। ये है ना। तो ये इडियोब्लास्ट क्या होती हैं? ऐसा मृदुतक जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे एल्कलॉइड है, टेनिन है, रेजिन है, ऑयल है, अन्य जो रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे आप आलू की बात करें तो उसके अंदर स्टार्च है, गेहूं और मक्का के अंदर बात करें तो उसके एंडोस्पर्म के अंदर जो स्टार्च है, और सरसों की बात करें तो उसके जो अंदर है वो ऑयल के रूप में है। तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो संचित अवस्था में रहती हैं वो सारी की सारी मृदुतक कोशिकाएं कहलाती हैं इडियोब्लास्ट। और नेक्स्ट है जो अंतिम मृदुतक का जो अंतिम टाइप है वो है म्यूसिलेजिनस। छठा जो टाइप है वो है म्यूसिलेजिनस। ये भी एक तरह का संचयी मृदुतक होता है, लेकिन इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो जो रासायनिक पदार्थ संचित करती हैं वो म्यूसिलेज होता है। और यह म्यूसिलेज जो रासायनिक पदार्थ जो संचित करती हैं वो सैकुलेंट जीरोफाइट्स होती है, यानी ऐसे मरुद्भिद पादप जो कि मांसलोद्भिद होते हैं, यानी मोटे गूदेदार और मांसल होते हैं, उन पादपों के अंदर म्यूसिलेज के मृदुतक है वो म्यूसिलेज के अंदर के रूप में पानी का संग्रहण करता है, इसलिए इस मृदुतक को कहा जाता है म्यूसिलेजिनस। जैसे कि एलोवेरा यानी ग्वारपाठा है, कैक्टस है, ओपनसिया है, ये सब मांसलोद्भिद मरुद्भिद पादप हैं। इनके अंदर जो मृदुतक है वो जो म्यूसिलेज का संग्रहण करने वाला मृदुतक है वो म्यूसिलेजिनस पैरेन्काइमा कहलाता है। तो हम पादपों के अंदर जो पैरेन्काइमा है वो 6 प्रकार का या मॉडिफिकेशन है वो 6 प्रकार की होती है। अब कुछ कार्य जो हम टाइप्स के अंदर ही देखा है उसी से पता लग जाता है कि पैरेन्काइमा के क्या कार्य हैं, फंक्शंस। तो पहला फोटोसिंथेसिस, यानी पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है वो कौन करता है? क्लोरेन्काइमा, जो एक तरह का अभी हमने पढ़ा है मृदुतक है। तो मृदुतक की जो क्लोरेन्काइमा है वो पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो फोटोसिंथेसिस का कार्य है वो हरित मृदुतक द्वारा किया जाता है। दूसरा है एरेन्काइमा।
पादपों के अंदर जो एरेनकाइमा है यानी वायु ऊतक है वो गैस एक्सचेंज का कार्य करता है और गैस एक्सचेंज का कार्य करता है तथा वो पादपों को, जलीय पादपों को उत्प्लावकता प्रदान करता है। इसके अलावा जो तीसरा जो कार्य है वो है संचय यानी स्टोरेज। संचय, और ये संचय अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे हम आलू के अंदर बात करें तो ट्यूबर, आलू के अंदर जो ट्यूबर होता है उस ट्यूबर के अंदर स्टार्च के रूप में होता है। सरसों के अंदर जैसे ब्रेसिका के अंदर बात करें तो यहां पर ऑयल होगा, यहां पर क्या होगा, ऑयल होगा। इसके अलावा गेहूं के अंदर जो सीड है उसके एंडोस्पर्म के अंदर जो होगा, एंडोस्पर्म के अंदर होगा वो क्या होगा, स्टार्च होगा। तो अलग अलग पादपों में अलग अलग रूप से ये रासायनिक पदार्थों का संग्रहण करता है, संचय ऊतक के रूप में कार्य करता है मृदु ऊतक। इसके अलावा चौथा जो है वो है म्यूसिलेज स्टोरेज, जो अभी हमने बताया था कि ऐसे जीरोफाइट, सैकुलेट जीरोफाइट्स जिनके अंदर जो पादप है वो म्यूसिलेज के रूप में पानी का संग्रहण करता है, जैसे एलोवेरा, कैक्टस, ओपेंशिया, ये सब पादपों के अंदर पादप का जो मृदु ऊतक है वो म्यूसिलेज के रूप में रासायनिक पदार्थों का संग्रहण करता है। इसके अलावा स्पीच के अवस्था में यानी जब कोई मृदु ऊतक की कोशिकाएं टर्जिट हो जाती हैं, स्पीच अवस्था में हो जाती हैं, तो उस समय ये पादप को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। कौन? मृदु ऊतक कोशिकाएं, जब ये टर्जिट अवस्था में होती है। और क्या क्या फंक्शन है? और पादपों के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। और हम जानते हैं कि वेस्कुलर बंडल के बीच में जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है वो मेडुलरी रेंज की जो मृदु ऊतक कोशिकाएं हैं, वो मृदु ऊतक कोशिकाएं जो स्थायी ऊतक है वो कन्वर्ट होती है किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और वो किस में बदलती है? वेस्कुलर कैम्बियम में। इसी तरह से कोर कैम्बियम बनती है कोर्टेक्स के अंदर। वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो उत्तरदायी है, दो वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, ये दोनों ही कैम्बियम किससे बनती हैं? मृदु ऊतक से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरेन्काइमा का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कार्य है वो है पादपों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बाद यदि पादपों के कोई इंजरी हो जाए तो उस इंजरी के अंदर जो घाव भरने का कार्य करता है, वो हीलिंग का जो कार्य करता है, वो भी कार्य इंजरीज जो हो जाती है पादपों के अंदर, चाहे एनिमल से हो चाहे एनवायरमेंट से जो पादपों के अंदर इंजरी हो जाती है, उन इंजरीज को भरने का जो कार्य करता है वो काम कौन करता है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं वहां जाकर सक्रिय हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदलती हैं और घाव को भरती हैं। इसके अलावा कुछ पादपों के अंदर, जैसे जलीय पादपों के अंदर अब ये बात करें थी कि स्टिलेट मैकेनिकल सपोर्ट, जो जल धाराएं हैं उन जल धाराओं से पादप को ज्यादा हानि नहीं हो, तो उन जल धाराओं से मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए पादप के अंदर जो स्टार शेप की कोशिकाएं हैं, जाल जैसे संरचनाएं बनाती हैं, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य करती हैं। तो ये कुछ प्रमुख मृदु ऊतक के कार्य हैं जो कि हमने डिस्कस किए। तो आपको इस ई कंटेंट की जो वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी जाएगी। और ये मृदु ऊतक है, ये कंटिन्यू आप रखिए।
और कल हम जो बात करेंगे वो कोलनकाइमा, इसलिए लगातार आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। थैंक यू।